दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल। एक और आपका केंद्रीय विद्यालय की भर्ती को लेकर के बात करें तो ईवीएस का एक अगला चैप्टर आपके सामने हम लेकर के हाजिर हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो ईवीएस का सिलेबस है, आपके 6 जो मेन टॉपिक्स हैं वो दिए हुए हैं, उन्हीं को लेकर के यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। रात में 9 बजे क्लास होती है एमसीक्यूज़ की, उसे भी आप ज्वाइन ज़रूर करें बेहतर समझ के लिए। यहाँ पर अगर आप नए हैं तो महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ से आप फ्री पीडीएफ फाइल्स प्राप्त कर सकते हैं। पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे शेल्टर के बारे में। शेल्टर जिसे हम आश्रय करके बोल देते हैं, हम आवास कह देते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें हमने बात की थी, प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें आप प्लेलिस्ट से। यहाँ पर बांस के घर, बर्फ़ के घर, इग्लू करके बोलते हैं हम, हाउस बोट क्या है, डोंगे क्या है, टेंट क्या होता है, साथ में ईंट की मकान, ऊंची इमारतें, हवेली, किले, महल, इन सभी के बारे में हम बात कर चुके थे। आज यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो है ऋतु प्रवास। एक टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है आपका। तो ऋतु प्रवास की अगर हम बात करें तो आखिर ये इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। कहते हैं कि विभिन्न लोगों और समुदायों द्वारा मौसम के अनुकूल स्थानांतरण और मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहा जाता है। आपने देखा साइबेरियन पक्षी को लेकर के बात करते हो, एक विशेष मौसम होता है तब वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें, जैसे कभी यहाँ पर गर्मी का माहौल होता है तो आप पहाड़ी प्रदेशों की तरफ आप जो है चल देते हो, क्योंकि वहाँ पर इन्वायरमेंट आपको ठंडा देखने को मिलता है। तो ऋतु प्रवास की जो बात बताई जा रही है, कहीं ना कहीं उसका संबंध इसी से है। इन्होंने कहा विभिन्न लोग और समुदाय क्या होता है, मौसम के अनुकूल क्या करते हैं, मौसम के अनुकूल जो अपना स्थानांतरण करते हैं या जो मौसमी आवागमन होता है उसे ही ऋतु प्रवास कहते हैं। यहाँ पर मौसमी स्थानांतरण में लोग जो है वो अस्थायी बस्तियों में निवास करते हैं। रैन बसेरा करके लिखा हुआ है। ऐसे लोगों का आश्रय स्थल जो है होता है जो बेघर होते हैं। आपने रैन बसेरों को बहुत अच्छे से देखा होगा। अभी इस समय अगर मैं बात करूं तो सर्दियों का मौसम आपका चल रहा है, विंटर सीज़न चल रहा है, और आप देखेंगे तो आपको रैन बसेरे बहुत देखने को इस समय मिलेंगे, और वहाँ पर लोग भी आपको देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं अस्थायी निवास करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर रैन बसेरों में उन्हें निःशुल्क विस्तृत की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ऋतु प्रवास का कॉन्सेप्ट क्या है वो आपको यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी पर ये जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम रात में 9 बजे कराते हैं, तो वो वाली क्लास को आप ज़रूर देखिएगा। जो हम हार्ड कॉपी नोट्स प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही नोट्स आपके जो है जब हम बात करते हैं एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद और उसके बाद आपका अगला टॉपिक जो है वो शुरू होता है। तो अधिक जानकारी के लिए नोट्स के लिए आप 80 81 74 37 34 पर संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। मैंने आपसे कहा जो अगला टॉपिक है हमारा वो इसी में है आपका वाटर। आखिर जल क्या है, तो हमने इसमें बताया हुआ है कि सीटेट के विगत वर्षों को लेकर के बात करें तो किस साल में कितने सवाल आपके पूछे गए हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर जब हम केवीएस पीआरटी की बात करते हैं तो उसका आधार ही आपका सीटेट का प्राथमिक स्तर की जो परीक्षा है सीटेट पेपर 1 वही है। ऐसे में जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। कहते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो है वो जल से आच्छादित है। अभी कल ही मैं सवाल करवा रहा था और ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, जो बच्चे वहाँ पर थे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हम बात करते हैं अगर स्थलमंडल को लेकर के तो 29%, जल मंडल की बात की जाए तो 71% भाग से जो है वो क्या है, पूरी की पूरी पृथ्वी जो है वो आपकी ढकी हुई है, आच्छादित है, जो अधिकतर महासागर और अन्य बड़े जल निकायों का हिस्सा होते हैं। निकाय का मतलब होता है बॉडी, बॉडी मतलब वाटर बॉडी जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त 1.6% भूमिगत जल के बारे में बोला हुआ है। अगर आपसे सरफेस वाटर के परसेंटेज के बारे में पूछा जा रहा है तो 1.6%, वहीं 0.001% जलवाष्प व बादल के रूप में पाया जाता है। ये बात इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। आगे कहते हैं कि पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला अधिकतर जल समुद्र और महासागरों में है और यह खारा होने के कारण अनुपयोगी है। सवाल ये निकल करके आता है कि आप पीने के पानी को लेकर के बात करते हो, जब इतना पानी होने के बाद भी अपने आप में 100% में कोई चीज़ 71% है तो बहुत बड़ी चीज़ है। पानी इतना है फिर भी पीने के लिए पानी जो है वो नहीं है। कारण उसके पीछे क्या है, तो ये आपका जो है जब हम सलाइन वाटर को लेकर के बात करते हैं, खारा पानी, सोडियम क्लोराइड मिला हुआ, नमक मिला हुआ, तो ऐसे में ये हमारे पीने योग्य नहीं होता है। शुद्ध जल जो है वो बर्फ़ के रूप में दोनों ध्रुवों पर और बर्फ़ के ढके पहाड़ों पर पाया जाता है। तो यहाँ पर शुद्ध जल को भी लेकर के बताया कि ये कहाँ मिलता है। भूमिगत जल तथा नदियाँ, झीलों और तालाबों का जल भी जो है वो शुद्ध होता है। फिर भी इस जल की उपलब्धता जो है वो विभिन्न स्थानों पर एक समान नहीं है। आपको भी पता होगा जब हम किसी आपके पठारी क्षेत्र को लेकर के बात करें, मरुस्थलीय क्षेत्र को लेकर के बात करें, तो वहाँ पर तो झील और नदियाँ बहुत कम मिलेंगी ना आपको, या ना के बराबर होंगी, ठीक है। मतलब इनका समान वितरण हमें देखने को नहीं मिलता है। सबसे शुद्ध जल को लेकर के बात करते हैं तो जो बारिश का पानी होता है सबसे प्योरेस्ट वाटर होता है, ये भी अच्छे से याद रखिएगा। आगे यहाँ पर क्या कहते हैं आपसे,
थोड़ा सा आगे चलेंगे, कहते हैं कि जल ना सिर्फ मानव की बुनियादी ज़रूरत है बल्कि जीव जंतु। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो बात यहाँ पर लिखी हुई है, आपने अलग अलग सभ्यताओं के बारे में सुना। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, आपने इसके बारे में सुना। आप मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में भी आपने सुना होगा, आपने चीनी सभ्यता के बारे में सुना होगा। और आप जब जब देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि सभी की सभी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे ही विकसित हुई हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पर नदी थी, उसके बाद ही वहाँ पर जो है घर जो भी थे, लोगों का रहना, उनका खान पान, उनके जब हम पशुओं को लेकर के बात करते हैं तो वह सारी चीज़ें देखने को मिली। कारण ये था कि पानी ही जो है वो बेसिक नीड की तरीके से है। अब घर बनाना है तो पानी की ज़रूरत, खेती करना है तो पानी की ज़रूरत, पशुओं को पालना है, उनके चारे के प्रबंध को लेकर के बात करें, पशुओं को पीने के लिए पानी, इंसानों को पीने के लिए पानी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इसीलिए आप देखो कि हर एक आपकी जो सभ्यताएँ थी वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई। और अब यहाँ से आपको उसकी महत्ता पता चल रही होगी कि आखिर वाटर का इंपॉर्टेंस आखिर क्या है। इसीलिए बुनियादी ज़रूरत बोला है, ये बेसिक नीड होती है। आप समझ रहे हैं, कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जो ज़रूरी नहीं, अगर नहीं भी हो हमारे पास तो काम चल जाएगा। बड़ी गाड़ी ना हो तो काम चल जाएगा, ठीक है, हम शेयरिंग वाली चीज़ों से चल लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे में आप अगर पानी की बात करो, भोजन की बात करो, रहने के स्थल को लेकर के बात करो, तो ये सारी चीज़ें रोटी कपड़ा मकान करके जो आप बोलते हो, कहीं ना कहीं बेसिक नीड्स में हमारे शामिल होते हैं। जल के स्रोत और वितरण के बारे में बोला है, यानी कि सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। यहाँ पर सोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो जल जो है पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से सभी 3 अवस्थाओं में मिलता है, नेचुरल तरीके से मिलता है और 3 अवस्थाओं में मिलता है। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं आप अच्छी तरीके से जानते हो, जब हम बात करते हैं, अभी थोड़ी देर में आएगा तो वो भी देख लेंगे। कहते हैं पृथ्वी पर अलग अलग रूपों में ये हमें देखने को मिलता है। आसमान में जलवाष्प और बादल, समुद्र में समुद्री जल और कभी कभी हिमशैल के रूप में, पहाड़ों की बात की जाए तो हिम नदी जिसे हम ग्लेशियर करके बोलते हैं, और नदियों के रूप में, तरल रूप में भूमि पर झील के रूप में पाया जाता है। तो पानी के आपने देखा कि किस किस तरीके से ये जो है वो हमें देखने को मिलता है। आगे क्या कहते हैं आपसे कि धरातल पर पाया जाने वाला अधिकांश जल हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जल के वितरण को हम कैसे यहाँ पर बताया है इन्होंने, उसे हम देख सकते हैं। तो महासागरों के रूप में जो लवणीय जल जो अनुपयोगी है, कितना 97%। आप समझ रहे हैं, अगर हम टोटल जल को लेकर के बात करें 71, उनमें से अगर बात की जाए तो जो महासागर के रूप में हमें देखने को मिलता है एक सॉल्ट प्रकार का जो वाटर जो अनुपयोगी है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है, वो है 97%। बर्फ़ के रूप में जो अलवणीय जल है, मतलब जिसमें सॉल्ट ना हो, अनुपयोगी 2% लिखा हुआ है। भूमिगत नदियों और झीलों के रूप में जो आपका अलवणीय जल है वो 1% है। भाप और आर्द्रता के रूप में वायुमंडल में विद्यमान जल की मात्रा को हाइपोरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। तो एक पॉइंट आपको यहाँ से और अच्छा मिला कि वायुमंडल में विद्यमान जल की मात्रा को किससे मेज़र करते हैं, तो वो हाइपोरोमीटर होता है। जल के गुण के बारे में कुछ बोला हुआ है। जो वाटर होता है वो एक कंपाउंड है, एक यौगिक है। आखिर इस यौगिक कहने का क्या मतलब है? ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इन्हीं तीनों अवस्थाओं को लेकर के अभी बात की जा रही थी, ठीक है। ठोस की बात करें, सॉलिड है, लिक्विड है और ये गैसेस स्टेज में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है। आपने देखा होगा कि मछलियाँ जो है वो जीवित कैसे रहती हैं, यही कारण है उसका दोस्त, ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है जल का घनत्व मैक्सिमम होता है, तो वहाँ पर मछलियाँ, इसीलिए आप जल के भीतर आप देखोगे कि वो सर्वाइव कर लेती हैं। आगे कहते हैं जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। कैसे बनता है? जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं H2+O2 ऑक्सीजन, और ये क्या बना आपका H2O। अगर आपको बैलेंस करना है 2 यहाँ पर लगा दीजिए, और हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, ठीक है। 2H2+O2 = 2H2O, ये क्या बनेगा? बैलेंस इक्वेशन है आपकी ये, और इस तरीके से जो है वो हमें जल प्राप्त होता है। कहते हैं इसका रासायनिक सूत्र H2O लिखा हुआ है, जल का हिमांक लिखा हुआ है। हिमांक मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जल जो है वो जम करके बर्फ़ बन जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान पर जल जो है वो उबलने लगता है। तो कब जमता है, बर्फ़ बनता है, कब उबलता है, वो दोनों बातें यहाँ पर बता दी हैं। मछलियों के लिए जो आपकी एक सही कंडीशन है वो भी बता दिया है। आगे क्या कहते हैं यहाँ पे कि शुद्ध जल जो है वो स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है और पारदर्शी होता है। जल एक अच्छा विलायक है। विलायक मतलब एक ऐसी चीज़ जो अपने आप में सभी को विलय कर ले। आप चीनी को पानी में डालिए जो है, ऐसा तो है नहीं पानी गायब हो जाएगा, चीनी दिखेगी, है ना। हाँ, चीनी कब दिखेगी? जब आप मात्रा की बात करो, पानी कम रखो, चीनी ज़्यादा रखो, ठीक है। तो ऐसे में आपको ये चीज़ें देखने को मिली, जो कि संबंधित पदार्थ जिसमें वो घुलता है उनके गुणों को आत्मसात कर लेता है, ये बात बताई है। कहते हैं जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड
0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किए जाने पर फैलने के स्थान पर वो सिकुड़ता है, अतः 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो घनत्व होता है वो मैक्सिमम होता है। यही कारण देखिए, सिकुड़ने का क्या मतलब होता है, डेंसिटी का क्या मतलब होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, जो आपका अंतराणविक जो ऐसे में जो जगह है, जो बंध है बहुत मजबूत होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ना के बराबर होती है, तो ये ज़्यादा डेंस यानी ज़्यादा घने होंगे तो उसका घनत्व जो है वो मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ रही है? यही है आपका, यही चीज़ आपका ठोस में नज़दीक नज़दीक मिलता है, आप द्रवों की बात करते हो तो थोड़ा सा दूर दूर, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस उसमें आपके ज़्यादा होते हैं और गैसीय अवस्था में जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। कहते हैं यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों में झील की सतह पर बर्फ़ जम जाने के बाद भी नीचे का जल नहीं जमता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको पहले बता चुका था वो चीज़ यहाँ पर अभी लिखी हुई है, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि बर्फ़ जम जाने के बाद भी नीचे का जल नहीं जमता है, यही कारण है। और फिर आगे कहते हैं कि जलीय प्राणी जो है वो आसानी से जीवित रह सकते हैं, ठीक है। मछलियाँ ही नहीं, उसमें जो भी जलीय प्राणी है वो जीवित रह सकते हैं। आगे आपसे ये क्या कहते हैं कि जल में कुछ वस्तुएं तैरने लगती हैं। देखिए, यहाँ पर तैरने लगती हैं जबकि कुछ जो है उसमें डूब जाती हैं। अब तैरने डूबने की जो बात की है, ऐसा उन वस्तुओं के घनत्व के कारण ही होता है। कहते हैं जिसका घनत्व जल से ज़्यादा होगा, ज़रा गौर करिएगा, जिसकी डेंसिटी जल से ज़्यादा होगी। मान लीजिए कोई अगर लोहा है, ठीक है, लोहे की कील है या लोहा है, अगर इसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से अगर ज़्यादा है तो वह डूब जाएगा। जिसका घनत्व जल से कम होगा वो आसानी से तैरता रहेगा, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है कि जो मजबूत आदमी है वो हल्के आदमी को क्या कर लेगा, है उठा लेगा, आराम से काम कर लेगा उसके साथ में। लेकिन जो कमज़ोर आदमी है मजबूत आदमी के, उसके नीचे क्या होगा, तले दब जाएगा, वो मजबूत आदमी उसे दबा देगा। तो मजबूती का मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं डेंसिटी से है, घनत्व से है, ठीक है। लोहे की कील हो गया, पत्थर है, ईंट के टुकड़े हैं, ये सभी जल में डूब जाते हैं। जबकि बर्फ़ की बात करें, नींबू है, तेल है, ये सभी जल में नहीं डूबते हैं। इसके पीछे का कारण इनका जो डेंसिटी है वही होता है। आगे कहते हैं कि बर्फ़ का घनत्व जो है वो जल से कम होता है। ज़रा देखिएगा, यहाँ पे आता है यह जल में तैरता रहता है। जल में अन्य द्रवों की घुलनशीलता जल को गर्म करके बढ़ाई जा सकती है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण जलीय जीव आसानी से जल में श्वसन क्रिया करते हैं और जीवित रहते हैं। आप जानते हो जल यानी H2O, H2 + O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हुआ, वही ऑक्सीजन कहीं ना कहीं जलीय जीवों की श्वसन में सहायता करती है, हेल्प करती है। ये बात अच्छे से याद रखिएगा कि जल में अन्य द्रवों की घुलनशीलता जो है वो जल को गर्म करके बढ़ाई जा सकती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता की बात की है। समुद्र की बात यहाँ पर की हुई है। समुद्री जल नमक उत्पादन का जो है यह अच्छा स्रोत माना जाता है। अब अगर पी नहीं सकते तो नमक का उत्पादन तो कर सकते हैं। गांधी जी भी दांडी मार्च वाला यात्रा आप जानते हो इसी से संबंधित है कहीं ना कहीं, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, वाधिकरण के द्वारा यहाँ पर समुद्री जल से जो है वो नमक बनाया जाता है। एक विधि यहाँ पर बताई हुई है इन्होंने, जिसमें जल को जो है वो क्या करते हैं, गर्म करते हैं। आगे क्या कहते हैं, मृत सागर। आपसे डेड सी के बारे में आपने सुना होगा। कहते हैं सभी महासागरों का जल लवणीय होता है। इसमें मृत सागर की जो सैलिनिटी है, लवणता, वो सबसे ज़्यादा होती है। इसकी लवणता लगभग 300 ग्राम प्रति लीटर होती है, ठीक है। आप मान के चलिए प्रति लीटर में कितना, 300 ग्राम तक आपको जो है लवण की मात्रा देखने को मिलेगी। इस प्रकार की लवणता वाले जल में अधिक घनत्वता के कारण जो मनुष्य है वो डूब नहीं सकता। आप देखिए डेड सी में जो मानव है वो पड़ा रहता है और वो डूबता नहीं है। उसके पीछे कारण यही है, डेंसिटी ज़्यादा है। अब ज़्यादा डेंस है तो आपको आसानी से संभाल लेगा ना। मजबूत आदमी है तो आप हल्के हो तो आपको संभाल लेगा। आप अगर भारी हुए, वो हल्का हुआ तो फिर वो गया, है ना। सीधा सीधा रिलेशन है। बिल्कुल डेंसिटी क्या होती है आपको अच्छे से भी समझ में आ रहा होगा। कुछ बातें यहाँ पर जल के महत्व और उपयोग को लेकर के बोला है। कहते हैं कि जल सभी जीव जंतुओं की आधारभूत आवश्यकता है। जल के महत्व को हम किस रूप में देखते हैं, तो ये कहते हैं कि शरीर का लगभग 2/3 भाग हमारे जल से ही बना हुआ होता है। शरीर के ताप नियंत्रण के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है। मनुष्य के ब्लड को लेकर के बात करें तो उसमें 80% वाटर ही होता है। ध्यान रखिए, उसका 80% जो पार्ट है वो किससे होता है, जल से ही बनता है। अलग अलग और बातें बताई हैं कि मनुष्य अपने विभिन्न कार्यों, खाना बनाना, साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना, इन सभी में क्या होता है, इसी जल की आवश्यकता होती है। पाचन की बात करें, उत्सर्जन क्रिया की बात करें तो भी जल की ज़रूरत होती है। पेड़ पौधों को भी ज़रूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ज़रूरत होती है। क्या करते हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड को आपने जल के साथ में अभिक्रिया करवाया, तभी तो यहाँ पर से 6H12O6 बना और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है। यही है आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि एक एक चीज़ें आप अच्छे से समझ रहे होंगे। नोट्स आप अपने ज़रूर बनाते चलिए। एक टिप्पणी, एक कमेंट ज़रूर कर दिया करिए कि जो चीज़ आपके लिए लेक्चर वीडियोज़ यहाँ पर आ रहे हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं और किन विषयों का जो
थ्योरी का आपका लेक्चर है वो यहाँ पर हमें लेकर के आना चाहिए, इसके बारे में भी हमें सजेस्ट ज़रूर करें। आगे आपसे क्या कहते हैं यहाँ पर अंकुरण, चलिए बात हो गई। कहते हैं घरेलू कार्यों के अलावा जल कृषि कार्यों की बात की जाए, आपके इंडस्ट्रियल यूनिट्स को लेकर के बात की जाए तो वाटर वहाँ पर भी ज़रूरी है। आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि जो जल है वो कितना महत्वपूर्ण है। भाई सबसे पहले ही मैंने आपसे कहा कि जब हम बात करते हैं आपके सिविलाइजेशन, जो सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे ही विकसित हुई। बहुत पढ़े हो कि वाटर इज़ लाइफ, क्या बोलते हैं, जल ही जीवन है ना, जल ही जीवन है। कितनी महत्ता है वो आप यहाँ से अब चीज़ों को समझ रहे होंगे। थोड़ा सा यहाँ से आगे चलते हैं कि जल चक्र दिया हुआ है यहाँ पर। जल चक्र, वाटर साइकिल क्या होता है? पृथ्वी पर उपलब्ध, जरा बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान की गति ही क्या होती है? चक्रीय प्रक्रिया होती है। इसमें कुल जल की जो मात्रा है वो क्षय नहीं होता है, वरन रूप व स्थान में परिवर्तन होता है। जरा इसे समझिएगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, मैं यही बताने ही जा रहा था और इन्होंने इसी चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसे ज़रा ध्यान से पढ़िएगा जो यहाँ पर लिखा है। आप देखते होंगे कि जब सोलर सनलाइट जो है वो समुद्र पर, नदियों पर, तालाबों पर पड़ती है तो वेपराइजेशन, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होने के बाद क्या हुआ, एक मिनट, जो है वो चीज़ वाष्पीकरण हो करके वो कहाँ गए? जो पानी गर्म हुआ हल्का हो करके ऊपर उठता है। सीधी सी बात है, अगर भारी होता तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आ जाता। अब ये हल्का होकर के ऊपर चला गया, ऊपर गया तो ऊपर माहौल ठंडा होता है। ठंडा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो गर्म होती है। पृथ्वी से दूर जाते जाओगे तो ऊपर का माहौल तो ठंडा मिलेगा ही मिलेगा आपको। अब ऊपर जब माहौल ठंडा है, कोई भी चीज़ गर्म गई, माहौल ज़्यादा ठंडा हुआ तो गर्म वाली चीज़ें ठंडी होंगी कि नहीं होंगी? तो जो यहाँ से चीज़ें वेपराइजेशन होकर के, वाष्पीकरण होकर के ऊपर गई, वो ऊपर क्या हो रही होती हैं? ठंडी हो रही होती हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं, संघनन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? संघनन। अब कोई भी चीज़ जब संघनित होगी तो सीधी सी बात है, ठंडी होकर के वो भारी होगी, फिर से ठंडी होगी, फिर भारी होगी। और जब भारी होगी तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे कहेगा आओ नीचे। क्या बोलेगा कि अब नीचे आइए। और जब नीचे आता है तो दोस्त उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम नाम से जानते हैं वर्षण, जिसे हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। इसी वर्षण में वर्षा शामिल होता है। वर्षा वर्षण एक नहीं है, ध्यान रखिएगा। वर्षण में वर्षा, हिमपात, ओला, पाला, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। वर्षा उसी का एक पार्ट है, किसका? वर्षण का। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन हुआ। ठीक है, अब ये प्रेसिपिटेशन हुआ तो पानी कहाँ मिला जा करके? फिर से तालाबों में, समुद्र में, नदियों में, झरनों में जा करके फिर से मिल गया। तो जितना पानी ऊपर गया था उतना ही नीचे फिर से वापस आ गया। तो यहाँ पर ये इसीलिए कहते हैं कि जल की मात्रा का क्षय नहीं होता है। अब यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से समझा होगा वाटर साइकिल में किस तरीके से जो वर्षण की प्रक्रिया है, प्रेसिपिटेशन, वो क्या होती है, वो भी आपने समझ लिया होगा। आगे क्या कहते हैं कि इस क्रम में कुछ जल का कुछ भाग नदियों में मिलता है, अंततः समुद्र में मिलता है, जबकि कुछ भाग बर्फ़ के रूप में जम जाता है और कुछ जो है वो धरती के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार जल नियमित रूप में अपना स्वरूप जो है वो चेंज करता रहता है। कहते हैं इस प्रक्रिया में जल जलमंडल से वायुमंडल में और वायुमंडल से जलमंडल में आता है। समझ में आ रहा है ना? पूरा आपका जलमंडल से कहाँ चला गया? ऊपर वायुमंडल में, जहाँ वायु है। वायु से फिर से नीचे आ गया जलमंडल में। तो ये जो ऐसे गोला दिख रहा है ना पूरा का पूरा, ये एक साइकिल, एक चक्र बन रहा है और इसी को हम लोग जल चक्र, वाटर साइकिल के रूप में जानते हैं। तो आशा उम्मीद है कि आपने वाटर साइकिल क्या होता है, जल चक्र क्या है, वो बहुत आसानी से समझा होगा। जल को लेकर के बात करते थे, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं वो समझा होगा। इसमें आपका यहाँ पर जल प्रदूषण लिखा हुआ है। अगर हम बात करें कि जल प्रदूषण क्या होता है और काफ़ी कुछ चीज़ें जल प्रदूषण को रोकने के उपाय, जल संरक्षण क्या है, तो इनको हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। 20 मिनट का लगभग वीडियो ये हो गया है। यहाँ से आपने बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझी होंगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। कुछ अच्छा लगे तो शेयर अपने दोस्तों, सहपाठियों के साथ में, जो भी ऐसे में जिनको ज़रूरत है, जो ऐसे में कहीं भी पेड क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, जो ऐसे छात्र हैं उनकी यहाँ पर सहायता की जा रही है। आप भी आगे बढ़िए, ऐसे में उनके साथ में वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।